हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको अब तीसरे वीडियो में श्यामपट्ट कौशल के विभिन्न घटकों, सावधानियों, परिचय, अर्थ एवं परिभाषाओं को जानने के बाद अब इन घटकों को हम कैसे सूक्ष्म शिक्षण में यूज करेंगे उसको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं और आप भी इसे देखिए और समझिए। जैसा कि मैं आपको पहले वाले वीडियो व्याख्यान कौशल में भी बताया था कि यदि आपको सूक्ष्म शिक्षण बनाना है, आपको क्लास या महाविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अपने सहपाठी छात्रों को बताना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक विषय सूची या पाठ सूची बनाना होगा। ये सूची सिर्फ आपके ऑब्जर्वर, जो आपको अवलोकन करते हैं, आपके शिक्षक, उनके लिए है। तो इन सूची में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता या क्या क्या चीज़ प्रयुक्त जो घटक किए जाते हैं, उनके बारे में मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में आप किन कौशलों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैं आप अभी श्यामपट्ट प्रयोग कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको लिखकर आप उनके नीचे में दिनांक, जिस दिन आप इन कौशलों का व्याख्यान या प्रस्तुतिकरण दीजिएगा, उस दिन का डेट इसमें देना है। उसके बाद इसमें आपको छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यदि आप लड़का हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, यदि आप लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम इस जगह लिखा जाएगा। फिर विषय, यहाँ पर शिक्षण संस्थान में विभिन्न विषयों के से छात्र आए हुए हैं, इसलिए जिनका जो विषय होगा उन्हीं विषय का नाम लिखना है। फिर प्रकरण, आप सूक्ष्म शिक्षण में श्यामपट्ट प्रयोग कौशल में किन प्रकरणों का या किन टॉपिक को लिए हैं उनका नाम लिखना है। कक्षा, यहाँ पर कक्षा बीएड इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पर आप अपने सहपाठी के बीच में ही सूक्ष्म शिक्षण योजना का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। समय 5 से 10 मिनट का समय किसी भी सूक्ष्म शिक्षण में दिया जाता है। उसके बाद आप 5 कॉलम बनाइएगा, जिसमें पहला कॉलम में क्रम संख्या, दूसरा में प्रयुक्त घटक, तीसरा में टैली, चौथा में रेटिंग और पांचवा में अभियुक्ति, जिसे हम रिमार्क्स कहते हैं। इन सब प्रयुक्त घटक जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। श्यामपट्ट कौशल के घटक, उन्हीं घटकों को इसमें लेना है। जैसे फर्स्ट है अक्षरों में उपयुक्त अंतराल, सेकेंड है 2 लाइनों में उपयुक्त अंतराल, तीसरा है शब्दों में उपयुक्त अंतराल, चौथा है अक्षरों का समान आकार, नेक्स्ट है बड़े एवं छोटे अक्षरों में समानता, अक्षरों का समान मोटाई, शब्द या वाक्य की सीधी लाइन में, शब्दों का अत्यलेखन, अनावश्यक अनुपयुक्त विषय का आलेख, श्यामपट्ट कार्य में सातव्य, रंगीन खल्ली का उपयुक्त प्रयोग, अस्पष्ट कार्य, संक्षिप्त श्यामपट्ट कार्य और लास्ट है आपका व्यवस्थित श्यामपट्ट कार्य। जैसे टेली और रेटिंग है 0 to 5 यहाँ पर रखा गया है। जैसा आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिएगा उसी के अनुसार आपको वहाँ के जो आपको अवलोकन कर रहे हैं शिक्षक या शिक्षिका, उनके आधार पर आपका रेटिंग दिया जाएगा। अभियुक्ति में लास्ट में जो आप प्रेजेंटेशन दिए हैं उसमें वहाँ के शिक्षक या शिक्षिका या व्याख्याता वो अपना आपकी कमियों को या आपकी अच्छाइयों को उसमें रिमार्क्स करेंगे। रिमार्क्स का जो रेटिंग में आपको दिया गया है, उसी रिमार्क्स के आधार पर इसमें 5 तरह का चीज़ आती है, जिसमें पहला है अति निम्न, निम्न, सामान्य, उत्तम या अति उत्तम। जैसा आप परफॉर्मेंस कीजिएगा उसी के अनुसार आपको व्याख्याता रेटिंग देंगे। फिर यहाँ लास्ट में आपको रेटिंग देके जो है पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर दिया जाएगा। बेसिकली ये जो पेज होता है वो आपके व्याख्याता या आपको जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उन्हीं के लिए होता है। नेक्स्ट पेज में आपको हम श्यामपट्ट कौशल कैसे किया जाता है उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा और आप भी इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि हम यहाँ पर लिए हैं शिक्षण बिंदु, फिर यहाँ पर हम 5 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको
4 ही कॉलम दिया हूँ। 5वां कॉलम जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्रयुक्त घटक, आप इसमें लिख सकते हैं। पेज की कमी के कारण मैं इसे नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन श्यामपट्ट कार्य के बाद आप 5वां घटक जो प्रयुक्त घटक, किन किन घटकों का आप प्रयोग किए हैं उसे आप न्यूमेरिक वे में लिख सकते हैं। जैसे है पहला में है शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट, कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चे को, वो चीज़ इसमें लिखना होता है। फिर सेकेंड है छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का क्रियाशीलन, कि पपिल टीचर्स एक्टिविटी जो व्याख्यान कौशल जो दिया जाता है या शिक्षक का क्रियाशीलन जो है वो क्या क्लास में बोल रहे हैं पाठ्य वस्तु के विषय में के बारे में, उन्हें वहाँ पर लिखना पड़ता है। फिर तीसरा में छात्र क्रियाशीलन, कि पपिल्स एक्टिविटी आपके व्याख्यान या आपके पाठ्य वस्तु के लेने के बाद जो आप व्याख्यान दे रहे हैं कक्षा में, तो उसमें छात्र क्रियाशीलन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कॉलम में है आपका श्यामपट्ट वर्क, जो कि आपका मेन अभी मैंने जो सूक्ष्म शिक्षण कौशल लिया है उसका कार्य करना होता है। तो जैसा कि है आप किसी भी वर्ग में जाइएगा तो वहाँ पर सबसे पहले आपको प्रस्तावना के प्रश्न, पाठ्य वस्तु का पहले प्रस्तावना का प्रश्न पूछना पड़ता है और आपको वो टॉपिक को बच्चों से निकलवाना पड़ता है। तो पहला मैं शीर्षक उद्घोषणा, प्रस्तावना प्रश्न जब बच्चे से पूछे जाएंगे, पूछने के बाद छात्र छात्राएं जो हैं अध्यापक के द्वारा या छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे और उन्हीं उत्तर के बाद अंत में प्रस्तावना प्रश्न के अंत में टॉपिक का नाम आएगा। तो इसमें छात्र क्रियाशीलन में क्या होता है, बच्चे जो है शिक्षक छात्राध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देंगे और छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक को उनके आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो श्यामपट्ट कार्य है, यहाँ पर मैंने ब्लैक चार्ट पेपर का यूज किया है, जो बेसिकली लेसन प्लान बनाने में या उसमें करना पड़ता है। ब्लैक चार्ट पेपर में ग्लिटर्स पेन है, उससे हम उसमें लिखकर चिपका सकते हैं। जैसे हम वाइट श्यामपट्ट में उजला खल्ली का प्रयोग करते हैं ब्लैक वाला बोर्ड में, तो यहाँ पर भी हम ग्लिटर्स पेन का यूज करेंगे और उनके जो टॉपिक मैंने बच्चों से निकलवाया है उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर हम विकासात्मक प्रश्न में जाएंगे। विकासात्मक प्रश्न में जाने के बाद उसी तरह से हम बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड जो पूर्व ज्ञान है बच्चों के पास उनके बारे में प्रश्न करेंगे और लास्ट में जो है मौन या अपूर्ण उत्तर बच्चे देते हैं। तो यहाँ अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बच्चे मौन हो जाते हैं। तो फिर हम लास्ट में आके बोलेंगे कि बच्चों आज हम इसी से संबंधित पाठ पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो सबसे पहले जो है क्या है, अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसके बारे में बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे। जिसे है कम से कम 3 पैराग्राफ का लेसन प्लान बनाना चाहिए, इसलिए हम फर्स्ट जो प्रथम बनविति है, फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें बच्चों को अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। तो अर्थव्यवस्था शब्द जो अंग्रेजी के इकोनॉमिक शब्द से आया है और यह यूनानी जो भाषा है उनके 2 शब्दों से लिया गया है, आइकोस और नेमेन, जिसका अर्थ है गृहस्थी प्रबंधन या इंग्लिश में उसे टू मैनेज ए हाउस होल्ड कहते हैं। छात्र इसमें क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं या तथ्यों को अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसी चीज़ को हम ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट कौशल में है कैसे प्रयोग करेंगे, लिख देंगे अर्थव्यवस्था। उसमें हम आप पॉइंट इसमें जैसे मैंने आपको घटकों में भी बताया है कि कुछ महत्वपूर्ण पदों को ही इसमें लिखना है, ऐसा नहीं कि पूरा चीज़ लिखना है। जैसे यूनानी शब्द से लिया गया है, ऑइकोस प्लस नेमेइन जो है दो शब्द है उनसे वो लिखना है। फिर क्या है, इसका अर्थ क्या है, गृहस्थी प्रबंधन। तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड वर्क भी संक्षिप्त रूप में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएंगे, यदि आपका ड्राइंग अच्छा है तो आप मानचित्र के माध्यम से भी बच्चों को प्रदर्शन कर सकते हैं या ब्लैक बोर्ड पर उसका किसी भी देश का जो है आकार कैसा है या उसका मानचित्र ग्लोब में उसका आकार कैसा है वो बना सकते हैं और बच्चे को इसमें थोड़ा सा
बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए या बच्चे से जानने के लिए आप उन्हें श्यामपट्ट के नज़दीक बुलाकर उनसे पॉइंटर के द्वारा बताइए कि इसमें ग्रीस देश जो है कहाँ है, तो वो बताएंगे कि यहाँ पर है। इससे क्या होगा, बच्चे भी, जैसा मैंने घटक में पहले कहा है कि कभी कभी बच्चे को भी यहाँ श्यामपट्ट पर आने का मौका या चांस देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, जैसे लास्ट में बोला कि बोधात्मक प्रश्न जो है, इसलिए हमको पूछना जरूरी होता है कि मैंने जो बच्चे को के सामने अपना व्याख्यान दिया है और जो उन्हें ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताया है, तो वो किस हद तक क्लास में उसका जो माइंड है एक्टिव था, क्या वो शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था या नहीं। इसलिए उनसे 2-4 तरह की सवाल पूछना चाहिए, जिससे जो होता है शिक्षक और छात्रों के बीच जो होता है कम्युनिकेशन होता है वो गुड होता है, और छात्र भी संतुष्ट हो जाते हैं और शिक्षक भी इसमें संतुष्टि पाते हैं कि उनका व्याख्यान व्यर्थ नहीं जा रहा है। फिर नेक्स्ट में हम आएंगे, फिर दूसरा अनुवितीज है अर्थव्यवस्था को जानने के बाद इनको हम क्या करेंगे, कड़ियों को जोड़ेंगे। जो प्रयुक्त घटक में हम कड़ियों को, क्योंकि मेरा चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसलिए बच्चे से पूछेंगे कि फिर पुनः वैसा ही हम दोबारा बच्चों से प्रश्न करेंगे विकासात्मक प्रश्न में पूर्व ज्ञान से संबंधित कि आप लोग कोई जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं। तो बच्चे क्या होंगे, मौन, या कुछ बच्चे यदि पहले से पढ़े हुए रहते हैं तो वो थोड़ा उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद शिक्षक का स्पष्टीकरण आता है या छात्र अध्यापक का स्पष्टीकरण आएगा। तो उसमें फिर बताएंगे कि भारतीय अवस्था को हम मुख्यतः 3 क्षेत्रकों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट है नौकरी की प्रकृति के आधार पर, कार्य परिस्थितियों के आधार पर, और लास्ट है स्वामित्व के आधार पर। इसमें भी छात्र क्रियाशीलन में होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य तथ्यों या बिंदुओं को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में भी हम उनके क्षेत्रक को 3 तरीके से, जो आपने व्याख्यान कौशल में बोला है उसको हम एक एक करके श्यामपट्ट पर लिखने का कोशिश करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। दूसरे तरफ में आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप एक चार्ट पेपर जो मार्केट या बाजार में मिलता है, तो उस विभिन्न तरह के चार्ट पेपर रहते हैं, उस चार्ट पेपर पर भी लिखकर आप बच्चे को दिखा सकते हैं। ये इनका अंग नहीं है, लेकिन यदि आप लेसन प्लान बनाइएगा तो कॉपी में यदि आप इसको चिपका देते हैं तो ये जो आपकी कॉपी जो लेसन प्लान की होती है वो सुंदर दिखती है। तो बच्चे को चार्ट के माध्यम से भी दिखाते हैं, इसमें हम चार्ट का भी प्रयोग कर रहे हैं श्यामपट्ट के अलावा। बेसिकली ये श्यामपट्ट कार्य है, लेकिन आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसको हम तीन मुख्यतः भागों में बांट सकते हैं, जो तीनों को हम लिखकर बच्चों को बता सकते हैं। जब तीनों क्षेत्रक को बताने के बाद, तो इसमें 3 है, तो हम पहला क्षेत्रक पर आएंगे कि नौकरी की प्रकृति के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या है। तो इसमें भी क्या है, नौकरी की प्रकृति के आधार पर इसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। छात्र क्रियाशीलन भी यही होगा, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मुखबंदियों को लिखेंगे, और शिक्षक जो है बोलते बोलते या व्याख्यान के क्रम में ही श्यामपट्ट का भी प्रयोग करेंगे, और श्यामपट्ट पर उनके आधारों को नौकरी के आधार पर जो क्षेत्रक हैं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, उनको लिखेंगे और बच्चे अपने नोटबुक में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप यदि चार्ट का प्रयोग कीजिएगा तो बच्चे क्या होगा, और भी आसानी से और इंटरेस्टिंग या स्पष्ट रूप से उनके मस्तिष्क में छप जाएगा। इसलिए जैसे यहाँ चार्ट का प्रयोग किए, इसे आप हैंगर चार्ट में भी बना सकते हैं। हैंगर चार्ट में बनाने के लिए तीनों को नौकरी की प्रकृति के आधार पर क्या होता है उसे लिखकर आप बच्चों को दिखा सकते हैं, जिससे होता है बच्चे के मन मस्तिष्क में ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक रहता है। उसके बाद हम आएंगे प्राथमिक क्षेत्र के स्पष्टीकरण। जब 3 क्षेत्र जैसे हमको नौकरी के आधार पर हमको मिला, तो उनमें हम प्राथमिक क्षेत्रक आएंगे। तो बच्चे को बताएंगे यह एक प्राकृतिक उत्पाद है, इसके उत्पादन में प्राकृतिक कारकों की आवश्यकता है। प्राकृतिक कारक जैसे
में सूर्य का प्रकाश, वर्षा या जलवायु। जो हम उसको स्पष्टीकरण करेंगे कि बच्चों जो ये प्राथमिक क्षेत्रक है ये है प्राकृतिक उत्पाद, प्रकृति में ही इसे उत्पादन उपजाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे, कपास की खेती। कपास की खेती क्या होता है कि खेत में ही इसको उपजाया जाता है या प्राकृतिक के ही माध्यम से इनका उत्पादन किया जाता है। छात्र क्या होंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे, और इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को क्या है श्यामपट्ट पर भी लिखेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल जो है कपास की खेती है, सूर्य का प्रकाश, वर्षा और जलवायु, उसमें 3 जो है मेन कारक हैं। आप जैसे है चार्ट बनाकर भी बच्चों को समझा सकते हैं कि ये देखिए कैसे जो है सूर्य की रोशनी मिल रही है, और कपास की खेती के लिए जलवायु कैसा होना चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। कपास का जो पौधा कैसा होता है वो भी आप चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं बच्चों को। इससे क्या होगा, उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं श्यामपट्ट कौशल का ही प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये चित्र या ये चार्ट मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि बच्चे जो होते हैं चार्ट के माध्यम से अच्छी तरह से सीखते हैं। आप श्यामपट्ट का उपयोग कर बच्चों को चार्ट भी दिखा सकते हैं, जिससे बच्चे आसानी से समझ जाते हैं और सरलतापूर्वक अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं। तो यहाँ पर जो है चार्ट को आप कॉपी में भी बना के, लेसन प्लान की कॉपी में भी बना के आप चिपका सकते हैं, जिससे आपका जो होता है पाठ्य योजना बहुत ही सुंदर और स्पष्ट दिखता है, और जो अवलोकन करेंगे आपके पाठ्य योजना का उन्हें भी अच्छी लगती है, और वो हो सकता है तो उनको सुंदर लगे तो आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। पुनः मैं आगे बढ़ते हुए प्राथमिक क्षेत्रक में ही खनिज पदार्थ भी जो प्राथमिक क्षेत्रक का सहायक क्षेत्रक के रूप में आते हैं। खनिज पदार्थ में सोना, कोयला, चांदी, ग्रेफाइट, बॉक्साइट आदि भी प्राकृतिक उत्पाद हैं, जो कि मनुष्य के द्वारा निर्माण नहीं होता है, लेकिन इससे क्या कहते हैं हम लोग सहायक क्षेत्रक या कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें जमीन से ही मिलता है। तो उसी तरह जो है खनिज पदार्थ को भी हम बोर्ड में लिख सकते हैं कि सोना, कोयला, चांदी, ग्रेफाइट, बॉक्साइट जो है हमारे खनिज पदार्थ के अयस्क है, जिसका मनुष्य निर्माण नहीं करता है, बल्कि ये हमें प्राकृतिक उत्पाद के रूप में ही मिलता है। पुनः जब हम बच्चों को क्या है प्राकृतिक उत्पाद जैसे कोयला है, तो कोयला या बॉक्साइट का जो रियल जो वस्तु होती है, पदार्थ होती है, उसे भी बच्चों को हम लेकर दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे उन चीज़ों को अच्छी तरीके से देखकर जो होते हैं और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक के बाद हम द्वितीय क्षेत्रक में आएंगे और उनका भी स्पष्टीकरण बच्चों को देंगे। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे क्या है, वो प्राकृतिक उत्पाद होता है, और उन उत्पादकों को हम कृषि के माध्यम से या खनिज पदार्थ के रूप में पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में क्या हुआ है, द्वितीय क्षेत्रक में बच्चों को बताएंगे कि जो हमें प्राथमिक क्षेत्रक में वस्तु का उत्पादन या मिला था, उन उत्पादित वस्तुओं को हम क्या करते हैं, द्वितीय क्षेत्रक में उद्योगों के रूप में परिवर्तित किया जाता है या निर्माण उसका किया है, जिसको हम अपने जीवन के में प्रयोग करते हैं। इसमें भी इसलिए इनको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बेंच, मेज, कलम, पुस्तक, वस्त्र आदि सब क्या है, द्वितीय क्षेत्रक के ही उदाहरण हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर वहाँ पर मैंने कपास की खेती की, तो क्या हुआ, बच्चे को वहाँ पर कपास की खेती की, तो वहाँ पर हमने रुई मिली। रुई से हम क्या करते हैं, वस्त्र का निर्माण करते हैं या अन्य चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो इसलिए ये द्वितीय क्षेत्रक के रूप में आता है। प्राथमिक क्षेत्रक में हम उत्पादन करते हैं और उन द्वितीय क्षेत्रक में उन उत्पादित वस्तुओं को उद्योगों में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर भी श्यामपट्ट कौशल में आप लिख सकते हैं, द्वितीय क्षेत्रक उत्पादित वस्तुओं को उद्योगों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में पुस्तक, वस्त्र, बेंच, कलम आदि आप बता सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया पुस्तक का, कि प्राथमिक क्षेत्रक में क्या पुस्तक या बुक या कॉपी का निर्माण किससे किया जाता है,
पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधे क्या है, वो प्राकृतिक उत्पादक है प्राथमिक क्षेत्र में। जिस पेड़ पौधों को जब हम काट कर उद्योगों में लाते हैं तो उद्योगों में पेड़ पौधों से ही पुस्तक का निर्माण या कॉपी का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए इसे हम द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं। द्वितीय क्षेत्रक के बाद हम क्या आ जाएंगे, तृतीय क्षेत्रक में, क्योंकि हम जानते हैं कि नौकरी की प्रकृति के आधार पर 3 क्षेत्रक होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो तृतीय क्षेत्रक के बारे में भी हम बच्चों को व्याख्यान देंगे, स्पष्टीकरण करेंगे इन क्षेत्रकों का। तो इसमें क्या होता है, तृतीय क्षेत्रक जो होता है, ये जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है और द्वितीय क्षेत्रक के विकास के लिए मदद करती है, उत्पादन में सहायता करती है। संचार, यातायात आदि के विकास से वस्तुओं की मांग बढ़ गई है, जिससे उसका उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो तृतीय क्षेत्रक क्या हुआ, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास के लिए मदद करती है। विभिन्न सेवाएं इसके अंतर्गत आती है, जैसे संचार, बैंक, यातायात सुविधा, भंडारण और एटीएम। तो हम तृतीय क्षेत्रक में भी यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड वर्क कर सकते हैं कि तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक प्लस द्वितीय क्षेत्रक का मेलजोल है इसमें, और जो विकास के लिए मदद करती है, और जो इसका क्या मेन काम है तृतीय क्षेत्रक का, उत्पादन में सहायता करती है। विभिन्न सेवा भी हम उसमें लिख सकते हैं, इसके सेवा के अंतर्गत क्या क्या आता है, संचार, बैंक, यातायात, भंडारण, एटीएम। इससे क्या होगा, बच्चे आसानी से जान सकेंगे। इसके अंतर्गत हम एक, जैसा मैंने आपको घटक में भी बताया था कि रेखाकृति या रेखा चित्र का ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं ब्लैक बोर्ड पर बनाने में। तो आप बच्चे को कि जो उत्पादन होता है, तो उत्पादन में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप बच्चों को बता सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ईयर ले लिए, रेट ऑफ ग्रोथ इन प्रोडक्शन क्या है उसको वाई एक्सिस पर ले लिए। तो इस माध्यम से 2000 में कितना हुआ, 10% हुआ, 2012 में कितना हुआ, इस अनुसार से पॉइंट बिंदु बना के एक दूसरे से बनाकर हम ग्राफिकल या रेखाकृति के माध्यम से भी बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। इसके अलावा हम फ्लिप चार्ट के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि संचार व्यवस्था में क्या क्या चीज़ आता है उनके बारे में हम फ्लिप चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे पहला है आपका इसमें संचार में क्या क्या आता है, ईमेल है, मोबाइल है, पोस्ट कार्ड है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है। ये सब चीज़ क्या होता है, उत्पादन में जो विकास के लिए, तृतीय क्षेत्रक में विकास के लिए जो मदद करती है, उत्पादन में सहायता करती है, उनके लिए किस तरह से उसमें सुविधा प्रदान, किसके माध्यम से सुविधा प्रदान किया जाता है, तो वो ये सब चीज़ हम फ्लिप के चार्ट के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। दूसरा क्या आ जाता है इसमें, दूसरा जो है इसमें आता है बैंक। तो बच्चे को बैंक भी दिखा देंगे, हर तरह के बैंक। इसके आगे का बच्चे के मन में अचानक बात आ जाएगी, वो बैंक भी है जो सहायता प्रदान करती है उत्पादन में। तो बैंक में भी हम, बैंक के माध्यम से भी तृतीय क्षेत्रक में सहायता प्रदान किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका यातायात सुविधा। यातायात यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं, हवाई जहाज है, रेलगाड़ी है, बाइक है, पानी वाला जहाज है, ट्रक है। ये सब चीज़ क्या होते हैं, क्या चीज़ होता है, यातायात की सुविधा में, उत्पादन में सहायता करती है तृतीय क्षेत्रक में। फिर नेक्स्ट क्या है, ये भंडारण, वेयर हाउस, जहाँ पर अभी आपने देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी है, तो यदि सरकार समय पर, कोई भी सरकार यदि समय पर चावल, दाल या भंडारण की वस्तुओं के लिए गोदाम नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, महामारी के समय में गरीबों के लिए या अन्य लोगों के लिए ये सामान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए वेयर हाउस भी, जो भंडारण में भी, ये भी हमारे तृतीय क्षेत्रक में ही आ जाता है। लास्ट है मेरा एटीएम, जो कि यदि बैंक 2 दिन बंद भी रहा तो क्या होता है, एटीएम के माध्यम से हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। तो एटीएम भी क्या होता है, तृतीय क्षेत्रक में ही आता है और ये हमें सहायता प्रदान करती है उत्पादन में। इन सब को जानने के बाद जो मैंने आपको फिर बोला है कि बाद में आपके व्याख्यान के बाद बच्चों का प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जानने के लिए आपको बोधात्मक प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। इससे छात्र और
टीचर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है डेवलपिंग का, वो पता चल जाता है। इसलिए 2-3-4 क्वेश्चन जो भी आपने व्याख्यान दिया, बताया बच्चों को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए और खुद भी बच्चों को सवाल पूछने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो आज मेरा यहाँ पर श्यामपट्ट कौशल जो है समाप्त होता है। और इन सभी सूक्ष्म शिक्षण सिर्फ आपको बीएड तक ही के लिए ही लाभकारी या उपयोगी नहीं होगा, आप इसे अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। इनके एक एक कौशल में आर्ट ऑफ लाइफ छिपा हुआ रहता है। इसलिए ये आपके समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपका जो ये शिक्षण से रिलेटेड चीज़ हैं, डेवलपिंग थिंग है, वो आपको अन्य जगहों पर मदद करने में सहायता प्रदान करेगी। तो इसे आप लिख लीजिएगा और मेरा यहाँ पर श्यामपट्ट कार्यकौशल जो होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।